ऑक्सीलेटर की थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। सिर्फ फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर बस बचा है। बाकी हमने सबका मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस, डिफरेंट फीचर्स, उसकी सर्किट डायग्राम, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हर एक चीज़ हम देख चुके हैं। आज देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है एक, इसका तो वैसे मैं फ़ोटो आपको इसको इमेज शेयर करूँगा, लेकिन क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देख लेते हैं। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है आज का। लिखा है यहाँ पर, इन अ ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टले ऑक्सीलेटर दी टू इंडक्टेंसेस आर 2 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी। ठीक है, क्वेश्चन वाला ये बोला है कि एक ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टले ऑक्सीलेटर है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टले ऑक्सीलेटर का मतलब ये है कि वो जो ऑक्सीलेटर जो बना है उसमें एम्पलीफायर की तरह जो यूज़ हुआ है, एम्पलीफायर की तरह एक ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर को ही एम्पलीफायर की तरह यूज़ किया गया है। अब आप सबको पता है कि हार्टले ऑक्सीलेटर के फीडबैक नेटवर्क में 2 इंडक्टर होता है और एक सिंगल कैपेसिटर होता है। बेसिकली ये एलसी ऑक्सीलेटर है। तो इसमें लिखा है, इन ए ट्रांजिस्टराइज्ड हार्टले ऑक्सीलेटर दी टू इंडक्टेंसेस आर 2 मिली हेनरी एंड 20 माइक्रो हेनरी। उसमें 2 इंडक्टर जो यूज़ हुआ है उनमें से एक इंडक्टर है वो 2 मिली हेनरी का है और दूसरा जो है वो 20 माइक्रो हेनरी का है। वाइल द फ्रीक्वेंसी इज टू बी चेंज्ड, जब फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 950 किलो हर्ज टू 2050 किलो हर्ज। मतलब इसमें ये बोला है कि जब उसमें फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं, 950 किलो हर्ज से लेकर कहाँ तक, 2050 किलो हर्ज तक जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो कैलकुलेट द रेंज ओवर विच कैपेसिटर इज टू बी वेरीड। तो उस रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करो जिसमें कैपेसिटर की वैल्यू है वो क्या किया जाता है, चेंज। मतलब कैपेसिटर की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक हम वेरी करें कि जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो 950 किलो हर्ट्ज से 2050 किलो हर्ट्ज तक वेरी हो जाए। दैट मीन्स अगर आपको 950 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ऐसी सिग्नल जनरेट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होना चाहिए, और जब 2050 किलो हर्ट्ज तक की ऐसी सिग्नल जनरेट करना है तो उस केस में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके बारे में। तो अपन को उस सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यही है कि एक फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया है, जब फ्रीक्वेंसी को 950 किलो हर्ट्ज से लेकर 2050 किलो हर्ट्ज तक हम वेरी करते हैं तो 950 किलो हर्ट्ज में कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगा और 2050 किलो हर्ट्ज के रेंज में उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं गिवन पैरामीटर, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन पैरामीटर्स आर, गिवन वैल्यूज, दिए गए वैल्यूज। ठीक है, गिवन वैल्यूज में क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू दिया है, एक L1 है, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L1 इक्वल टू दिया है 2 मिली हेनरी, ऐसा दिया है 2 मिली हेनरी। तो सबसे पहले तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से हमें एसआई यूनिट इसका हेनरी होता है तो मिली हटा देते हैं, तो ये 2 और मिली के जगह में होगा 10⁻³ और ये हो जाएगा हेनरी। दूसरा इंडक्टर की इंडक्टेंस को L2 मान लेते हैं, उसकी वैल्यू को क्वेश्चन वाले ने 20 माइक्रो हेनरी दिया है। अब माइक्रो फिर से हटा देते हैं, 20 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और हेनरी का होता है हेनरी। तो उन्होंने L1 और L2 की वैल्यू को दे दिया है। क्वेश्चन वाले ने इसमें बोला है कि C की वैल्यू क्या होगा। आप सबको पता है कि हार्टले जो ऑक्सीलेटर है
बेसिकली क्या होता है, एक एलसी ऑक्सीलेटर है जो कि दो इंडक्टर और एक सिंगल कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बने हुए फीडबैक नेटवर्क का यूज़ करता है। तो उन्होंने बोला है कि सी की वैल्यू क्या होगा, उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होंगे जब आपका फ्रीक्वेंसी है एफ मिनिमम, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी 950 किलो हर्ट्ज से लेकर जब ये एफ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2050 किलो हर्ट्ज तक क्या हो रहा है, वो वेरी हो रहा है। तो क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 950 किलो हर्ट्ज है तब सी का वैल्यू क्या होगा, और जब आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो 2050 किलो हर्ट्ज है तब कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की ही वैल्यू को क्वेश्चन वाले ने पूछा है। जब फ्रीक्वेंसी 950 हर्ट्ज से 2050 किलो हर्ट्ज तक वेरी होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में उस सर्किट के कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होंगे, इसी को फाइंड आउट करना है। तो सी ही निकालना है, क्वेश्चन वाले ने यही बोला। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी को भी एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है तो किलो हटा देते हैं, तो किलो 950 किलो का मतलब होता है 10⁻+3 हर्ट्ज हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2050 किलो का मतलब होता है 10⁻+3 और हर्ट्ज हो जाएंगे, ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि उस हार्टले ऑक्सीलेटर के केस में सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की वैल्यू निकाल डालो। तो हार्टले ऑक्सीलेटर में दोनों इंडक्टर सीरीज में रहता है, तो सीरीज में इंडक्टेंस की वैल्यू जुड़ जाएंगे, तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस क्या होगा L2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ L2 की वैल्यू हो जाएगा 20 × 10⁻⁶, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा हेनरी, उस सर्किट की टोटल इंडक्टेंस निकल गया। ठीक है, अब हम जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम हार्टले ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड सिग्नल इज 1/2π अंडर रूट क्या होता है एल इक्विवेलेंट इंटू क्या होता है सी। ये क्या होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है फ्रीक्वेंसी की। तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है एफ इक्वल टू क्या है, जब एफ मिनिमम है और एफ मिनिमम इक्वल टू कितना है 950 × 10⁻+3 हर्ट्ज इतना है। तो जब जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 950 किलो हर्ट्ज का है तो सी का वैल्यू क्या होंगे ये निकालना है। तो रख डालते हैं 950 यहाँ पर, 950 × 10⁻+3 यहाँ पर लिख दो वेन f इक्वल टू एफ मिनिमम एंड एफ मिनिमम इक्वल टू 950 × 10⁻+3 हर्ट्ज। तो ये ऐसा होगा, और 1 डिवाइडेड बाय क्या होंगे ये 2π होंगे। एल इक्विवेलेंट क्या होंगे यहाँ पर 2 × 10⁻³ प्लस 20 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा एल की वैल्यू। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इसमें सी क्या होगा, तो सी को सी ही मान लेते हैं ऐसा। अब मुझे सी निकालना है, अगर मुझे यहाँ से अननोन पैरामीटर सी निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा ये 950 × 10⁻+3 का होल स्क्वायर। इसका होगा क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 × 10⁻³ प्लस 20 × 10⁻�6 और इनटू क्या हो जाएगा सी। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो इस टाइप का बचेगा। दोनों साइड हमने क्या लिया स्क्वायर ले लिया, ये बचा। अब मुझे सी निकालना है तो सी को एक तरफ ले आता हूँ, तो सी को एक तरफ ले आऊँगा, तो सी को इधर ले आता हूँ, ये इसको इसका डिवाइड कर देता हूँ, तो सी को इधर लाऊंगा तो 4π² और ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ प्लस 20 × 10⁻�6 ये होंगे, और ये हो जाएगा 950
इंटू 10⁻+3 और इसका होल स्क्वायर। तो c इक्वल टू हो जाएंगे, कैलकुलेटर में को इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.98 इंटू 10⁻12 फैराड मिलेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। तो कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? फैराड। तो एफ मिनिमम है ना, तो एफ मिनिमम के केस में इतना नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 13.89 पिको फैराड। क्या है? ये है आंसर। देखा मैं, क्योंकि कैलकुलेटर रहता तो सामने में कैलकुलेट करके दिखाता। तो जब एफ मिनिमम है तो 13.89 आएंगे, और एफ का वैल्यू मैक्सिमम जब रहेगा तो इतना आएगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। ठीक है, तो ये है आपका एक केस हो गया कि जब फ्रीक्वेंसी 950 किलोहर्ट्ज है तब की केस में उस सर्किट का कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। ठीक है, अब अगला चीज़ है, उन्होंने ये बोला है इसी में कि जब फ्रीक्वेंसी है एफ की वैल्यू व्हेन उन्होंने ये बोला है व्हेन एफ इक्वल टू एफ मैक्सिमम, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू कितना है 2050 इंटू 10⁻+3 हर्ट्ज है, इतना है। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ की वैल्यू है वो एफ मैक्सिमम 2050 10⁻+3 हर्ट्ज है, तो उस केस में उस सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होंगे? तो इतना रख दो, सेम फार्मूला उसी वैल्यू। तो ये 2050 इंटू 10⁻+3 ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट। एल इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या निकाले थे अपन? ये निकाला है 2 इंटू 10⁻³ प्लस 20 इंटू 10⁻6, ये एल इक्विवेलेंट इंटू क्या होगा? सी। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने यही बोला है कि जब 2050 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेंगे तो सी का वैल्यू क्या होगा, और जब 950 किलोहर्ट्ज रहेगा तब सी का वैल्यू क्या हो। ये दो ही चीज़ पूछा है उन्होंने हार्टले के केस में। तो हार्टले का फार्मूला लगाना 1/2 अंडर रूट एल इक्विवेलेंट इंटू सी। ये एल इक्विवेलेंट है और ये सी निकालना है, तो इसको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड्स क्या ले लो? स्क्वायर ले लो। तो इधर क्या होगा 2050 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ प्लस 20 इंटू 10⁻6 और इंटू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, इधर स्क्वायर लग जाएगा। अब हमें सी निकालना है, तो सी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो सी को एक तरफ बाकी सबको, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 10⁻³ 20 इंटू 10⁻6 2050 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 2.98 टू 10⁻12 और यूनिट क्या हो जाएगा? फैराड, इतना आएगा। तो आपने देखा कि इस ऑक्सीलेटर में कैपेसिटेंस जो होता है, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो जब फ्रीक्वेंसी 2050 किलोहर्ट्ज जगह है तब सी 2.98 पिको फैराड मिला, और जब फ्रीक्वेंसी है वो 950 किलोहर्ट्ज है तब आपको मिला है 13.89। मतलब जब लो फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटेंस हाई हो रहा है, और जब हाई फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? लो मिल रहा है। तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि कोई भी आपका हार्टले ऑक्सीलेटर के केस में उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जो है वो यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक और, एक क्वेश्चन है छोटा सा, देख लेते हैं। ये है, आपके सामने में सॉल्व करूंगा समझाते हुए। क्वेश्चन वाला बोल रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टराइज्ड कोलपिट ऑक्सीलेटर। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। ट्रांजिस्टराइज्ड कोलपिट ऑक्सीलेटर का बोला ये जा रहा है कि ऑक्सीलेटर जो है वो ट्रांजिस्टराइज्ड है, मतलब ट्रांजिस्टर को यूज करके उसमें हम ऑक्सीलेटर डिजाइन किए, मतलब ट्रांजिस्टर ही एम्पलीफायर की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ट्रांजिस्टराइज्ड एक कोलपिट ऑक्सीलेटर है जिसमें C1 है वो 150 पिकोफैराड है और C2 की वैल्यू जो दे है वो 1.5 नैनोफैराड है। ठीक है, और उसमें यूज्ड है एक सिंगल इंडक्टर है वो 50 माइक्रो हेनरी का है। तो आप सबको पता है कि कोलपिट ऑक्सीलेटर जो होता है बेसिकली क्या है, एक एलसी ऑक्सीलेटर है जिसका फीडबैक नेटवर्क है वो दो कैपेसिटर और एक सिंगल इंडक्टर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर को यूज करके एक कोलपिट ऑक्सीलेटर बनाया। इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, गिवन पैरामीटर्स, गिवन वैल्यूज आर, क्या क्या वैल्यूज दिए हैं, कैपेसिटेंसेस ऑफ फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, फीडबैक नेटवर्क की कैपेसिटेंसेस क्या दिया है, C1 150 पिको फैराड। तो 150 पिको हटा दो, इसको फैराड में ही करो, तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैराड हो जाएंगे। ये C1 का वैल्यू है। दो कैपेसिटर यूज हुआ है, एक क्या है C2 की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दिया है 1.5 नैनो फैराड दिया है। नैनो हटा के इसको SI में कन्वर्ट कर डालो, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ इंटू फैराड। ऑलवेज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जब भी करोगे तो हर एक पैरामीटर को सबसे पहले आपको SI यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। अगर आप SI यूनिट में नहीं कन्वर्ट करते तो उस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर गलत आएगा। तो L इक्वल टू क्या है यहाँ पर 50 माइक्रो हेनरी दिया है, तो माइक्रो हटा के इसको सिर्फ हेनरी कर डालते हैं, तो माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 लगेगा और ये हेनरी हो जाएगा। तो उसमें सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर, इंडक्टर, इस सारे की वैल्यू दे दें। अब आप सबको पता ही है कि कोलपिट जो ऑक्सीलेटर होता है उसमें फीडबैक नेटवर्क दो कैपेसिटर और एक सिंगल इंडक्टर से बना होता है। ठीक है, तो दो कैपेसिटर सीरीज में रहता है और जब भी वो कैपेसिटर सीरीज में होगा तो फीडबैक नेटवर्क की टोटल कैपेसिटेंस होगा वो उन दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों के सम का इक्वल होता है। ये फार्मूला हमने डेराइव किया ही था। तो C इक्विवेलेंट मतलब टोटल कैपेसिटेंस ऑफ फीडबैक नेटवर्क C1 का वैल्यू कितना है 150 पिको फैराड, 150 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इंटू C2 का वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁹ नैनो फैराड है। C1 का वैल्यू 150 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁹। मैंने यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू को पुट कर दिया, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएंगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो मिलेगा 136.363 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, ये मिलेगा आपको सर्किट में यूज्ड दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C इक्विवेलेंट निकल गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि उस कोलपिट ऑक्सीलेटर का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इक्वल टू वी नो दैट फ्रॉम कोलपिट ऑक्सीलेटर F इक्वल टू क्या डेराइव किए थे 1/2 अंडर रूट C इक्विवेलेंट इंटू L, या फिर L इक्विवेलेंट इंटू C।
वी नो दैट, ऐसा करके लिख सकते हैं यहाँ पर, वी नो दैट फॉर कोलपिट ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू से इक्वेलेंट। ठीक है, 1/2 पाई, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर क्वेश्चन वाले दिया है 50 माइक्रो हेनरी, तो ये -6। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू दिया है यहाँ पर 136.363 टू 10⁻⁻12। ठीक है, तो एफ इक्वल टू इतना निकला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.927 और मेगा हर्ज इतना आएगा। मेगा मतलब 10⁻+6 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ही पूछा है। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है, ऑक्सीलेटर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ। क्वेश्चन है वेन ब्रिज का। द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स of the Wien bridge oscillator uses C1 equal to C2 equal to 0.001 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो उन्होंने विन ब्रिज ऑक्सीलेटर में फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स में एक सीरीज आर्म है, दूसरा पैरेलल आर्म होता है, हमने थ्योरी में पढ़ा ही है। सीरीज आर्म में एक रजिस्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और पैरेलल आर्म में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो क्वेश्चन वाला बोला है कि उसमें यूज्ड कैपेसिटर C1 और C2 की वैल्यू 0.001 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और उसमें यूज्ड रजिस्टर एक R1 जो कि C1 के साथ सीरीज में रहता है, उसकी वैल्यू 10 किलो ओम है, दे दिया है क्वेश्चन वाला। और बोला है कि वाइल R2 इज केप्ट वेरिएबल, R1 C1 और C2 है वो फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन R2 है उसकी वैल्यू को क्या लिया है, बोल रहा है केप्ट वेरिएबल, उसकी वैल्यू को वेरिएबल रखते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज टू बी वेरीड फ्रॉम 10 किलो हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज। ठीक है, R2 की वैल्यू को वेरी करोगे तो R2 की वैल्यू वेरी होने से क्या होगा, R2 की वैल्यू वेरी होने से क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी वेरी होंगे। तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ वेरी होता है, 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 किलो हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक वेरी होता है, तो उस केस में उस R2 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे। क्लियर हुआ, वही पूछा, मतलब R2 की वैल्यू को निकालना है फॉर विन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो जो ऑक्सीलेटर का बोलेगा उसी ऑक्सीलेटर का फार्मूला और रिलेशन यूज करेंगे, गिवन वैल्यूज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म में यूज्ड कैपेसिटर C1, C2 की वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है 0.001 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसकी वैल्यू को अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे 0.001 माइक्रो हटा देते हैं 10⁻⁻6 और ये फैराड हो जाएगा। ठीक है, R1 की वैल्यू को ले लेते हैं अपन 10 किलो ओम दिया है, किलो हटा के फिर इसको SI में कन्वर्ट करोगे तो किलो के जगह +10 और +3 आ जाएगा। ठीक है, R2 की वैल्यू वेरी है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम F मिनिमम इक्वल टू क्या है 10 किलो हर्ट्ज। 10 किलो हर्ट्ज मतलब किलो हटा के यहाँ पर फिर से क्या लगते हैं 10⁻+3 हर्ट्ज। और एक और फ्रीक्वेंसी दिया है F मैक्सिमम, इसकी वैल्यू है 50 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 50 किलो हर्ट्ज, किलो हटा देता हूँ यहाँ पर भी, तो 10⁻+3 और ये हर्ट्ज होंगे। तो क्वेश्चन वाला ये बोला है कि जब फ्रीक्वेंसी को हम 10 किलो हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक करते हैं तो
तो उस केस में उस फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म में यूज्ड रजिस्टर R2 की वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन वाला यही पूछा है। तो जब फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज रहेंगे तो R2 निकालना है, और जब फ्रीक्वेंसी है जो 50 किलो हर्ट्ज रहेंगे तो भी R2 निकालना है। तो R2 की वैल्यू को अपन को दोनों केस में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने अपन को यही क्वेश्चन दिया है, चलो निकाल लेते हैं। व्हेन F इक्वल टू F मिनिमम इक्वल टू 10 इंटू 10⁻+3 हर्ट्ज, देन ठीक है, विन ब्रिज ऑक्सीलेटर से फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या होता है, 1/2 हमने डेराइव किया था इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो R1 R2 C1 C2, ये विन ब्रिज ऑक्सीलेटर से हम जानते हैं 1/2 √R1 R2 C1 C2। क्वेश्चन वाले ने C1 C2 दे दिया है, R1 दे दिया है, R2 की वैल्यू को पूछा है। तो जब F की वैल्यू F मिनिमम इतना है तो रख देते हैं 10 इंटू 10⁻+3 1/2। R की वैल्यू देखते हैं, R1 की वैल्यू कितना है 10 किलो ओम, 10 इंटू 10⁻+3। R2 तो निकालना है, R2 को रख देते हैं, निकालना है। C1 C2 की वैल्यू 0.01 इंटू 0.01 है इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.001 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे। C1 और C2 की वैल्यू सेम है, यहाँ पर 0.001 इंटू 10⁻⁻6 है। R2 निकालना है। अब ये अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये होगा 10 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 और ये क्या होगा 10 इंटू 10⁻+3 इंटू 0.001 इंटू 10⁻⁻6 0.001 इंटू 10⁻⁻6 ये होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा R2 निकलेगा, ये R2 रहेगा। ठीक है, मैंने सिंपल दोनों साइड क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर लिया। ये R2 को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको एक तरफ। तो R2 को एक तरफ ले आता हूँ, R2, तो इधर क्या बचेगा 4 10 इंटू 10⁻+3 0.001 इंटू 10⁻⁻6 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और F की वैल्यू इधर आ जाएगा इंटू, यहाँ पर और है इंटू क्या आ जाएगा, ये 10 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर, ये इसके साथ ये वाले F की वैल्यू को इसके नीचे ले आया और अननोन R2 को इधर ले आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, जब फ्रीक्वेंसी आपने 10 किलो हर्ट्ज लिया तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मिलेंगे R2 की वैल्यू जो मिलेगा वो 25.33 किलो ओम, मतलब 10⁻+3 ओम के आसपास आएगा, ये मिलेंगे। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन वाला बोला है व्हेन फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू F मैक्सिमम मतलब वो 50 किलो हर्ट्ज बोला है इतना। तो जब इतना है तो R2 क्या होगा, तो R2 की वैल्यू क्या होंगे, उनका बोलने का मतलब यही है। तो F फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 इंटू 10⁻+3
वही फार्मूला में रखना है फिर से 1/2 पाई अंडर रूट R1 की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻+3 10 किलो ओम है। R2 की वैल्यू R1 R2 हो गया। फिर C1 का वैल्यू क्या है 0.001 इंटू 10⁻⁻6 0.001 इंटू 10⁻⁻6 क्वेश्चन वाला ये बोला है। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 50 किलो हर्ज है, तब R2 की वैल्यू क्या होगा ये पूछा है उन्होंने। तो मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को रख दिया और 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2 ये वाले फार्मूले व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर का फार्मूला में पुट कर दिया। ठीक है, मुझे R2 चाहिए। या R2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। R2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर लूँगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या लूँगा मैं स्क्वायर लूँगा। तो 50 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर होगा। इसका 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर होंगे। ये क्या होगा 10 इंटू 10⁻+3, ये यहाँ पर ये R2 और ये क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और फिर से क्या हो जाएगा C2 का वैल्यू 0.001 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया। अब मुझे R2 चाहिए, तो R2 को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, तो R2 को एक तरफ ले आते हैं यहाँ पर। तो R2 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर 10 इंटू 10⁻+3 0.001 इंटू 10⁻⁻6 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू हो जाएगा 50 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर। तो R2 इक्वल टू मिलेगा, कैलकुलेटर से वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मिलेंगे ये हो जाएगा 013 इंटू 10⁻+3 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चल जा रहा है कि जब इसमें भी व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स की एलिमेंट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों रेसिप्रोकल होता है। तो अगर C1 C2 बढ़ेगा तो F घटेगा, C1 C2 R1 R2 कोई भी घटेंगे तो F बढ़ेगा। मतलब किसी की वैल्यू, एक का वैल्यू बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरे की वैल्यू घटाओगे तो पहला है वो बढ़ेगा। तो बोथ आर फ्रीक्वेंसी एंड एलिमेंट्स वैल्यूज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन हो गया, बाकी और देखेंगे। ये आज के लिए इतना सफिशिएंट है। वीडियो आप अपने से बना के प्रैक्टिस करिए, कहीं पर अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।